जो बच्चे शिमला वगैरह लिख रहे हैं, मेरे को बड़ी जेलसी हो रही है यार। हम लोग गुड़गांव में बैठे हैं, बताओ तुम लोग इतनी अच्छी जगह बैठे हो शिमला। एक काम करते हैं, शिमला ही आगे क्लासेस ले लूं मैं। कोई बात नहीं, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, मिलेंगे आपसे आके। एक बार ये लॉकडाउन वगैरह ये सारी सिचुएशन नॉर्मल हो, बिल्कुल आएंगे। मैं और राजपाल सर बल्कि इकट्ठे ही आएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो नाम तो मैंने लास्ट क्लास में अपना बता ही दिया था, आशीष जैन है मेरा नाम। और मैं पढ़ाऊंगा आपको जो हमारा इकोनॉमिक्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला सब्जेक्ट है, जो पेपर नंबर 4 होने वाला है आपका, वो मैं टेकअप करने वाला हूं। ठीक है ना। एक बारी आज की क्लास में इंट्रोडक्शन चलेगी, इंट्रोडक्शन एज एन पूरा सब्जेक्ट है क्या, क्या क्या सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, किस स्टाइल का पेपर आता है, जो भी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, मुझे आपसे क्या चाहिए, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। शुरू करने से पहले एक बार सभी बता देंगे, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, कुछ अटक तो नहीं रहा, जैसे लास्ट क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी जब हमने ओरिएंटेशन करी थी, सब कुछ नॉर्मल। जिंदा लाशें तो नहीं बने बैठे, मतलब नींद में तो नहीं हो, होश में हो सभी? अच्छा ठीक है। तो देखो हमारा अभी ये सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उसको मैं प्यार से लिख दूंगा यहां पे शॉर्ट में अब्रिविएट करके बीसीके। ठीक है ना। जो हमारा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा पेपर में 60 मार्क्स का कवर्ड होगा। ठीक है जी। जो हमारा ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला पार्ट है बीसीके, ये वाला पार्ट हमारा पेपर में 40 मार्क्स का कवर्ड होगा। और इस हिसाब से हमारा ये पूरा पेपर 100 मार्क्स का बन जाएगा। सिंपल सिंपल बात। पूरा का पूरा जो आपका ये सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा जो आपका इसका पेपर होने वाला है, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो 60 क्वेश्चंस आएंगे यहां पे, एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन, और उसके 4 ऑप्शंस आएंगे। इसी तरीके से बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाला पार्ट, ये 40 नंबर का है, तो इसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस पूरे इस पेपर में आने वाले हैं, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस। ठीक है जी। 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। हर एक करेक्ट आंसर के 1 नंबर, हर एक गलत आंसर के -0.25, मतलब 4 क्वेश्चन अगर मेरे गलत हो जाते हैं तो मेरा 1 मार्क कट जाएगा वहां पे। ठीक है ना। तो इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ऑल्दो ये आपको याद होगा, मैं लास्ट में हमने जो पिछले दिन ओरिएंटेशन किया था उसमें मैंने बताया ही था कि सिर्फ आपका मैथ्स वाला पेपर और आपका ये वाला पेपर, इन 2 पेपर्स में आपका सब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है। बाकी सारे पेपर जो आपके अकाउंट्स के और लॉ के हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। एनीवे, आज मैं स्पेसिफिक बात अपने सब्जेक्ट की करने वाला हूं। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न होने वाला है। अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा ये वाला पूरा पेपर होता है, ये 2 घंटे का हमारा पेपर होगा। अब ना, क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारा ये वाला पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमें ना इसकी तैयारी भी इसी ढंग से करनी है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे 12th में भी आपने सर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने 11th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है। 11th 12th में जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि हमें पूरी पूरी लैंग्वेज फ्रेम करनी पड़ेगी। मैं इस तरीके से चीजों को समझ के चलता था, या इस तरीके से चीजों को याद करके रट के, अगर समझ नहीं भी आ रही तो रट लेते थे, इस तरीके से याद रट करके चलते थे कि पेपर में मेरे को लिखना पड़ेगा, लेंथ बनानी पड़ेगी। ऐसा भी बोला जाता था कि सर सीबीएसई के पेपर होंगे, नहीं भी आता होगा, स्टार्टिंग अच्छी कर देना, एंड अच्छा कर देना, बीच में गाने लिख देना, कुछ भी कर देना, लेंथ बना देना, लिखना है बस। तो उस पर्सपेक्टिव की वजह से हमें लर्निंग करनी पड़ती थी। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है। अगर आपने क्लासेस ढंग से सुनी है, क्लासेस ले रहे हो, मेरा एक मोटिव है कि अगर थ्योरी सब्जेक्ट है उसकी आप क्लास ले रहे हो, तो फिर आपको घर पे जाके उसके लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए। मतलब इस तरीके से हमें क्लास में करके जाना है कि घर पे आपको अलग से टाइम ना लगाना पड़े। ये सब्जेक्ट आपका क्लास की क्लास में ही प्रिपेयर होता रहे, क्लास की क्लास में ही लर्निंग भी होती रहे, समझ भी आता रहे,
ताकि घर पे जाके आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स की चिंता करिए, मैथ्स की चिंता करिए, अकाउंट्स की चिंता करिए, लॉ की चिंता करिए, जो कि आपके लिए बल्कि नया सब्जेक्ट होगा बिल्कुल पूरे तरीके से। ठीक है ना? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लर्निंग मेरे को इतनी ज्यादा एज सच लैंग्वेज फ्रेम करने के लिए करनी नहीं है। अगर आपने क्लासेस ढंग से अटेंड करी हैं, सारी क्लासेस रेगुलरिटी के साथ आपने सुना है अच्छे से, और क्लास की क्लास में जब मैं रिवाइज करवाऊंगा आपने करा है, बिलीव मी, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। सोच के देखिए, अगर आपने क्लास में ढंग से सुना भी होगा ना, तो आपके मन में ना पेपर में ना एक विजुअलाइजेशन बन जाएगी, इसका आंसर ऐसा ऐसा सा था। एग्जैक्टली याद नहीं भी आ रहा होगा ना, तो ऐसी ऐसी एक विजुअलाइजेशन बन जाएगी कि इसका आंसर ऐसा ऐसा था, और वो 4 ऑप्शंस देख के एकदम से आपको ध्यान आ जाएगा। आई गेस आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एनीवे, अच्छा, अब सर इसमें सिलेबस क्या है उस पे आने से पहले एक बात और, इसमें अब आपको पढ़ना कहां से होगा? सर आप आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जब रजिस्टर करवाएंगे, जैसे मैंने ओरिएंटेशन में बताया था, यहां से आपके पास स्टडी मैट आएगा। ठीक है जी, यहां से आपके पास स्टडी मैट आएगा। अभी मैं इनका स्टडी मैट आपको शो भी कर दूंगा। इसी तरीके से मैं भी आपको अपनी खुद की ऑथर्ड बुक भी दूंगा, मतलब सर आशीष की भी बुक मिलेगी आपको। ठीक है जी, यहां से भी स्टडी मैट मिलेगा, मेरा अपना स्टडी मैट। और सर मैं जब आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगा तो मैं साथ साथ आपको रिटन नोट्स भी बनवाऊंगा। सर गजब बात हो गई, क्या हमें इन तीनों चीजों से पढ़ना होगा? इतना पढ़ना पड़ेगा सर, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो बेटा जी पहले एक बार सुनिए, हर बुक में होगा क्या क्या, आपको पढ़ना कहां से होगा, वो सारा एक बार डिस्कस करते हैं। आईसीआई से जो स्टडी मैट होगा, अभी मैं आपको ऑनलाइन दिखा भी दूंगा, वो आईसीआई से जो स्टडी मैट आएगा, इसको ना आप एक तरह से जैसे 12th में हमारी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होती थी, या सीबीएसई से एफिलिएटेड जो बुक्स आती थी, किसी राइटर की, ऑथर की गाइड अलग से नहीं, जो नॉर्मली एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स होती थी, जैसे वो बुक्स होती थी ना, आईसीआई के स्टडी मैट को एक तरह से आप वो मान लो। क्या मतलब सर, क्या बताना चाह रहे हो? आईसीआई का जो स्टडी मैट होता है वो होता बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ना थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, चीजों को एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से कर रखा होता है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम गिवन होते हैं। अब पेपर अगर मेरे को अटेम्प्ट करना है तो सर मेरे को क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। जो भर भर के थ्योरी दी हुई है वो तो सारी की सारी मैं आपको समझाऊंगा क्लास में। एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी करने के लिए तो आपको क्वेश्चन चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए, वो यहां पे ज्यादा नहीं होते। जो मेरा स्टडी मैट है, उस स्टडी मैट में मैंने थ्योरी डाली है कम, क्योंकि थ्योरी तो सारी की सारी मैं आपको समझाऊंगा, और जो स्पेसिफिक होगी उसके नोट्स बनवाऊंगा। ये है एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन बैंक। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों किताबों में डिफरेंस समझ आ गया? यहां पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस नहीं है। यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिए हैं, सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर्ड अप किए हैं जो सीए के पिछले अटेम्प्ट्स में पूछे भी हुए हैं, ताकि इतने क्वेश्चंस कर लो कि उससे बाहर में कोई क्वेश्चन बने ही ना। और सर जो मैं नोट्स लिखवाऊंगा, अब देखो थ्योरी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, आपको ओपन एंडेड किताब दे दी जाए कि भाई यहां से पढ़ लेना और मैं समझा तो दूं, ठीक है ना, सीधा सीधा मैं क्लास में आऊं और समझाना शुरू करूं, कुछ ना लिखवाऊं और चला जाऊं। पहली बात, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं कितने मर्जी एग्जांपल फ्रेम कर लूं, मैं अगर सिर्फ बोलता जाऊंगा तुम 10-15 मिनट बाद सो जाओगे। बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं अपने आप की भी बात करूं मैं भी सो जाऊंगा, ठीक है ना। ये मत समझना मैं बहुत बोरिंग हूं, ऐसा नहीं है, मैं जनरली बात कर रहा हूं क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो पहली बात, इसीलिए हम साथ साथ जब लिखते रहेंगे तो उसका पहला एक एडवांटेज तो ये होगा क्लास में कि भाई नींद नहीं आएगी, जिंदा लाशें नहीं बनेंगे, जागते रहेंगे। दूसरा एडवांटेज, लिखने के साथ साथ हमको थोड़ा थोड़ा ना रिटेन होना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है। और दूसरी बात सर, मेरे को ना ये भी ध्यान रखना है, हम तैयारी करेंगे 4 महीने लगा के फैलाकर, एक तरह से पूरा रायता फैलाकर हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना, मतलब फैला के पूरा तैयारी करनी है। लेकिन जब आपका पेपर होगा, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर लास्ट पेपर होने वाला है, और सीए में हर पेपर में, अब चाहे आप फाउंडेशन की बात कर लो, चाहे आप सीए इंटर की बात कर लो, चाहे आप सीए फाइनल की बात कर लो, हर लेवल पे हर एक पेपर के बीच में सिर्फ एक छुट्टी मिलती है, ठीक है ना। मतलब मेरे को इस सब्जेक्ट की क्लासेस में ही तैयारी इस तरीके से करके चलनी है कि उस आखिरी एक दिन के अंदर अंदर भी मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाऊं। अब सर अगर आखिरी एक दिन के अंदर अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है और मैं आपको कह दूं जाके स्टडी मैट पढ़ लो, जाके पूरी की पूरी मेरी किताब पढ़ लो, नहीं हो सकता सर। एक दिन में पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ी जा सकती, एक दिन में चाहे स्टडी मैट की बात कर लूं, ऐसे चाहे मेरी बुक की बात कर लूं, एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते।
उस पर्पस को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये नोट्स बनवाऊंगा। ये नोट्स इस तरीके के होंगे कि आखिरी एक दिन में आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्टडी मैट में और मेरी बुक में तो नोट्स बहुत फैलाकर दिए होंगे, पूरी पूरी, जैसे आपकी भी 12th की बुक्स होती थी, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहां पर हम कीवर्ड स्पेसिफिक नोट्स बनवाएंगे, कीवर्ड स्पेसिफिक नोट्स बनाकर चलेंगे, फॉर द सिंपल रीजन एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। मेरे को कीवर्ड मालूम होना चाहिए कि यहां पे इस कीवर्ड से ये चीज याद रखनी है। अल्टीमेटली पेपर में वही कीवर्ड काम आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो कीवर्ड स्पेसिफिक नोट्स बना के चलेंगे। पर्पस क्लास में नींद ना आए, लिखने के साथ साथ लर्निंग हो जाए, पेपर से एक दिन पहले एक छुट्टी में सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, और कीवर्ड स्पेसिफिक आपके नोट्स बन जाए कि अगर आप क्वेश्चंस रिवाइज ना भी कर पाओ तो भी आपके इन नोट्स को रिवाइज करके क्वेश्चंस हो जाए। अब सर ये बताओ, आपने ये 3 चीजें बता दी कि ये 3 चीजें हमारे को इस एक सब्जेक्ट में मिलेंगी, हमें 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, 4 सब्जेक्ट नहीं सॉरी 4 पेपर प्रिपेयर करने हैं जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज अलग है, इसी तरीके से लॉ और इंग्लिश वाला सब्जेक्ट बीसीआर अलग है। तो ये बताओ सर, एक ही सब्जेक्ट की आप इतनी सारी किताबें बता रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, हम कैसे कर पाएंगे? अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले बताया आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा, किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे होगा, कहां से क्या पढ़ना होगा, ठीक है ना? आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि आपको तीनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ध्यान से सुनिएगा, जो हम क्लास में नोट्स बनवाएंगे, जो मैं क्लास में आपको नोट्स बनवाऊंगा, ये आपका बेस है। मतलब मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया, मेरे एंड से क्लास में एक चैप्टर खत्म हो गया, अब आपका सवाल है कि सर घर जाके अब चैप्टर खत्म हो गया, अब उस चैप्टर को कैसे रिवाइज करें, क्या करना है? अब उसके लिए आपने तो अपने एंड से खत्म करवा दिया, तो बेटा सबसे पहले रिवाइज करने के लिए आपको जो नोट्स बनवाए गए होंगे क्लास में, इसको आपको रिवाइज करना है सबसे पहले। उसके बाद जब ये नोट्स रिवाइज हो जाएं, चाहे इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट हो, आईसीआई का स्टडी मैट, चाहे मैंने जो अपनी बुक दी होगी वो बुक हो, ये दोनों बुक्स आपके लिए क्वेश्चन बैंक का काम करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये दोनों बुक्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक का काम करेंगे। मतलब कहने का ये है, आपने पहले मेरे नोट्स पढ़ लिए, चैप्टर खत्म हो गया आपका, आपने सबसे पहले मेरे नोट्स पढ़ लिए, मेरे नोट्स पढ़ने के बाद उसके बाद सबसे पहले आप आईसीआई का स्टडी मैट उठाइए। उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी के लिए तो आपने नोट्स पढ़ लिए, आईसीआई का स्टडी मैट उठाइए, उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। उसके बाद मेरी बुक उठाइए, मेरी बुक की भी थ्योरी नहीं पढ़नी, फिर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप आईसीआई का स्टडी मैट करेंगे तो आपको यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे नोट्स बिल्कुल सही हैं, ऑन द सेम लाइंस जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसकी लाइंस पर हमारे नोट्स हैं। क्योंकि अगर नोट्स पढ़ के आपसे इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो हमारे नोट्स सही हैं। उसके बाद जब आप मेरी वाली बुक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब आपको यह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पेपर भी मुझसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी बुक में पिछले ईयर्स के पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, मोस्टली वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पे कवर कर रखे हैं। मतलब आईसीआई भी सॉल्व हो सकता है हमसे, और हमसे पास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व हो सकते हैं। बस ठीक है सर, हो गई तैयारी, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। मेरे को बताइए यहां तक की बात सबको समझ आई? यहां तक मैंने इनिशियली थोड़ा सा कि तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या हम करेंगे, क्या आपको मिलेगा बुक्स वगैरह, वो सारा मैंने आपसे डिस्कस किया है। बताएंगे एक बारी चैट बॉक्स में लिख के बताइए। यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई दिक्कत? क्लास वगैरह सब सही चल रही है? ओके जी, ओके ओके। अच्छा, अब इसके बाद अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सीए फाउंडेशन के लिए इस सब्जेक्ट के लिए आप एक सेपरेट ऑब्वियसली नोटबुक जरूर बनाएंगे, सेपरेट रजिस्टर और व्हाटएवर, बेसिकली आपके सेपरेट नोट्स। प्लीज ऐसा मत करिएगा, कुछ नालायक क्या करते हैं अच्छा नालायक, मैं बार बार डिस्क्लेमर दूंगा, कुछ दिन बच्चे बुरा ना मान जाए तो मजाक में बोलता हूं, ठीक है? मुंह पे चढ़ गया अब ये वर्ड तो मुंह से निकल ही जाता है, तो बुरा मत मान के बैठ जाना। अच्छा सुनो, तो मेरे कहने का मतलब मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा था कि कुछ नालायक क्या करते हैं, एक ही कॉपी बना लेंगे, वो भी छोटी सी कॉपी, उसी में ही अकाउंट्स नोट करते रहेंगे, उसी में लॉ नोट कर देंगे, उसी में मैथ्स का सब्जेक्ट नोट कर देंगे, उसी में बिजनेस इकोनॉमिक्स नोट कर देंगे, और फिर जब पेपर होते हैं तब कंफ्यूज होते हैं कहां पे क्या नोट कर रखा था, पता ही नहीं चल रहा। तो मेरे कहने का मतलब है प्लीज सेपरेट नोट्स बनाइएगा, कहने का मतलब है सेपरेट रजिस्टर बनाइएगा हर सब्जेक्ट का,
बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये अपने आप में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसके लिए आप कंबाइंड एक ही रजिस्टर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स जो मैं क्लास में बनवाऊंगा ना, वो प्लीज बहुत अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, सेपरेटली बनाइएगा, ठीक है जी, करें देंगे मेरा इस चीज में साथ। अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि कुछ अलग कलर से लिख रहे हैं, कुछ अलग कलर से लिख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है, सिंपल एक ही पेन से आराम से लिखते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक अब मैं यहां पे, अब ये सारा बताने के बाद अब मैं सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा, अपने सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। उसको बताने से पहले एक डिस्क्लेमर और, देखो अभी आप लोग पढ़ रहे हो मुझसे ऑनलाइन, ठीक है ना, लाइव हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे सकता था, मेरे पास अपना पूरा कोर्स रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, लेकिन लाइव हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका एक रूटीन बने, इधर से मैं लाइव हूं, उधर आप मेरे सामने लाइव बैठे हैं, हमारा सेम टाइम पे एक रूटीन बने। जैसे जब हम फेस टू फेस क्लासेस करते हैं तो सामने टीचर होता है, उसके सामने आप सब बैठे होते हैं, बिल्कुल बच्चे याशी, अभी मैं ये सब भी बताऊंगा, चिंता मत करो, सुनो एक बारी। जैसे फेस टू फेस में सामने टीचर होता है और उसके सामने आप सब बैठे होते हैं, तो एक तरह से एक खौफ होता है टीचर का, खौफ ना भी मान लो, एक वो चीज होती है कि हाँ सामने टीचर खड़ा है, तो हम आपस में बातें नहीं करते, सिंसियरली बैठ के पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत बातें अगर करते हैं तो टीचर बीच में टोक देता है। तो भाई अगर ऑनलाइन बैठे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अभी कुछ दिन तो नहीं, उसके बाद मैं तुम सबके कुछ कुछ देर बाद कैमरे ओपन करवाऊंगा, ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो या लेटे हुए हो आराम से। तो मेरे कहने का मतलब है सर, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इतना ध्यान रखना है कि जहां सोए हुए थे वहीं पे उठ के बैठ, लेटे लेटे ही क्लासेस लेने मत बैठ जाना, आराम से तैयार होके, जैसे आप फेस टू फेस क्लासेस के लिए जाते थे, स्कूल वगैरह जाते थे, उस तरीके से आराम से बैठ के पढ़ना। पता चले 10 मिनट की क्लास के बाद, हाँ जी सर बढ़िया चल रहा है सर, सब सब बढ़िया चल रहा है, खुली आंखों से सो रहे हैं सर, मजा आ रहा है, ऐसा मत कर देना, ठीक है। मेरे एक तरह से इस सारे लेक्चर का मतलब ये था कि क्लास को इंटरेक्टिव बनाएंगे, बातचीत करेंगे यार, टीचर की तरह नहीं, दोस्त की तरह, और ज्यादा एक्सप्लिसिट नहीं कर देना है, पर उसको नहीं पता चले हाँ बिल्कुल ही दोस्तों की तरह शुरू हो गए, ठीक। तो इंटरेक्टिव बनाएंगे सर क्लास को अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब एक बारी मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं, उसके बाद याशी जो आपने कहा है वो मेरे को दिखाना ही है, ठीक है ना, सुनेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, एक बारी पूरा ओवरऑल क्या है। और यहां पे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं अभी, ये तो आपको बताने के लिए यहां पे, ताकि सभी को अच्छे से क्लियर हो, इसलिए लिख रहा हूं। और तो जहां से जब नोट्स बनने शुरू होंगे मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, सुनेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर आपके पास आएगा, मैं ये सिलेबस बता के ना, आपकी जो 12th वाली कई बच्चों के मन में सवाल होता है, वो वाला सवाल भी यहां से डिस्कस करूंगा। तो पहला चैप्टर आपके पास यहां पे आएगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। फिर आपके पास एक चैप्टर आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग छोटा प्यारा सा चैप्टर, बिजनेस साइकिल्स। फिर आपके पास एक चैप्टर आएगा, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम आपको सुना सुना लगेगा, नॉस्टैल्जिया लगेगा आपको, डिमांड एंड सप्लाई। अरे सर गजब बात हो गई, हमने तो ये पढ़ रखा है। क्या सर बिल्कुल सेम है ये जैसा हमने पढ़ रखा है? नहीं सर, ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन में अगर वो चीज आ रही है जो 11th में थी, तो बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, कुछ डिफरेंसेस तो होंगे, वो क्या होंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। एक चैप्टर आपके पास यहां पे आएगा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सर गजब बात हो गई, ये भी हमने पढ़ रखा है, क्या ये भी सेम है सर जो हमने पहले पढ़ रखा है? नहीं, बेस बिल्कुल सही रितेश, बेस आपका 11th वाला होगा, लेकिन यहां पे चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, क्या बदलेंगी चीजें वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर एक चैप्टर आएगा आपके पास, मार्केट्स, जिसमें आप ऐसी ऐसी बातें पढ़ते थे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। अरे सर ये भी सुन रखा है हमने, गजब सी बात हो गई, ये तो सर बड़ा आसान है, और बताओ सर। बस सर और क्या बताऊं, यही 5 चैप्टर्स हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बस। जी सर, ये 5 चैप्टर्स आपके पेपर में 60 मार्क्स के हैं, सीए फाउंडेशन में। सर एक बात बताओ, ये डिमांड एंड सप्लाई हमने पढ़ रखा है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हमने पढ़ रखा है, मार्केट्स हमने पढ़ रखा है,
ये तो सर पढ़ रखा है, फिर यहां पे सीए फाउंडेशन तो बड़े आराम से हो जाएगा। बिल्कुल सर, बड़े आराम से ही होगा, लेकिन मैं आपको ना एक बार बताता हूं डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं इस बात को सिंपल लैंग्वेज में, देखो डिटेल्ड में तो डिफरेंस आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। अभी के हिसाब से अगर मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूं ना, तो मैं एक लाइन से ये बता सकता हूं, 11th 12th में अगर आपने ये चीजें पढ़ी हैं तो आपने इन चीजों की 11th 12th में एबीसीडी पढ़ी है। अब इन चीजों से खेलना, इन चीजों को एक्चुअल प्रैक्टिकल बिजनेस सिचुएशंस में मर्ज करना, अप्लाई करना, वो आप यहां पे समझोगे। सर समझ नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैं ना एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए, देखिए एक ग्रेजुएट कर, लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं, बीकॉम करते हैं लोग, साथ साथ लोग सीए भी करते हैं। अब मान लीजिए, जैसे मेरे को एक बच्चे का नाम दिख रहा है यहां पे, दीपिका। दीपिका मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है जी, और मैं मान लो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएट हूं। अब जो इनकम टैक्स होता है, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको ये डिफरेंस क्लियर करने के लिए। अब जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स एक कानून है, ठीक है ना। अब कानून तो सर किसी भी पढ़ाई में पढ़ाया जाए, चाहे वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाए चाहे सीए में पढ़ाया जाए, कानून तो कानून ही रहेगा ना। अब ऐसा थोड़ा ना है ग्रेजुएशन करवाने के लिए कानून कम पढ़ा देंगे और सीए वालों को कानून ज्यादा पढ़ा देंगे, कानून तो पूरा ही पढ़ाया जाएगा जितना होगा। तो सर बीकॉम में भी आपका इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आता है, सीए के कोर्स में भी आपका इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आता है। डिफरेंस अब समझिएगा क्या है। एक क्लाइंट आया, मान लो क्लाइंट का नाम यहां पे मैं रितेश लिख देता हूं। रितेश जी एक बिजनेस चलाते हैं। रितेश जी इस बीकॉम वाले बंदे के पास गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं गए, क्योंकि इनको था चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस ज्यादा ना मांग ले। ये बीकॉम वाले बंदे के पास, मतलब मेरे पास आए, इन्होंने कहा आशीष तू ग्रेजुएट है ना? मैंने कहा हाँ। कहा तुमने ग्रेजुएशन में इनकम टैक्स पढ़ रखा है ना? मैंने कहा हाँ। इन्होंने कहा यार मेरा बिजनेस है, मेरा ना टैक्स बनवा दे, मतलब मेरी रिटर्न फाइल करवा दे, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल, और उसमें जो टैक्स बनता है वो बता मेरे को। सर ग्रेजुएट बच्चे ने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया, इनके बिजनेस के अकाउंट्स उठाए, जैसे आप पी&एल बनाते हो, मैंने इनके पी&एल में देखी, एग्जांपल के लिए 10 लाख की सेल थी, ठीक है जी, जेन्युइन तरीके से, बिना कुछ हेरफेर किए जेन्युइन तरीके से इनके 4 लाख के खर्चे बनते थे। मैंने इनका प्रॉफिट निकाल दिया 6 लाख का, और 6 लाख के प्रॉफिट पे इनको कह दिया दे दो सरकार को, टैक्स दे दो। और मान लो सिंप्लिसिटी के लिए वैसे चीजें बदलेंगी, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, सिंप्लिसिटी के लिए मान लो 30% का टैक्स का रेट है, तो मैंने 6 लाख रुपए पे 30% कैलकुलेट करके इनको बता दिया जी आपका 1,80,000 का टैक्स बनता है। रितेश कह रहा है गजब बात हो गई। रितेश कह रहा है, अगर, अब ध्यान से सुनना, रितेश कौन था? क्लाइंट, बिजनेसमैन। अब वो क्या कह रहा है? रितेश मेरे को कहता है आशीष कैसा नालायक इंसान है तू। मैं कहता हूं यार ऐसे क्यों बोल रहा है? रितेश कहता है मेरे को अगर सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना होता तो मैं खुद ना कर लेता, मैं तुम्हारे पास आया हूं टैक्स कैलकुलेट करवाने नहीं आया हूं। ये 1,80,000 बन गया, इसको कम करवा, 1,80,000 सरकार को थोड़ा ना दे दूंगा। तो मैं कहता हूं देख भाई रितेश, मैं तो ना सिर्फ ग्रेजुएट हूं, मेरे को कैलकुलेट करना आता है, इसको प्लान करना, इसको मैनेज करना, इसको कम करवाना मेरे को नहीं आता। तो रितेश कहता है उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? आशीष कहता है उसके लिए दीपिका जी के पास जाओ, वो है एक्सपर्ट इसमें। क्यों है दीपिका जी इसमें एक्सपर्ट? क्योंकि दीपिका जी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपका टैक्स मैनेज करवाएंगे, ठीक है जी। रितेश भागता हुआ दीपिका के पास गया, दीपिका जी ये नालायक आशीष ने मेरा टैक्स 1,80,000 बना दिया, कुछ करिए, इतना तो पैसे मेरे पास है नहीं। दीपिका ने कहा चिंता मत करो, तुम बताओ तुमको कितना टैक्स भरना है। रितेश ने कहा वैसे तो मैं जीरो टैक्स भरना चाहता हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सरकार का भी इतना नुकसान नहीं करते, एक काम करो मेरा टैक्स ना 20,000 बनवा दो। मतलब जो टैक्स बनता था 1,80,000, अब दीपिका जी अपना मैजिकल माइंड चलाएंगी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, और इस 1,80,000 के टैक्स को 20,000 बनवा देंगे। मेरी बात समझ आई? यहां पे जो मैंने पूरा सिनारियो आपसे डिस्कस किया, एग्जाम्पल लिया रितेश, वही मैंने बोला वैसे तो जीरो देना चाहेगा, एग्जाम्पल के लिए कह दिया, चलो उसके मन में आ गया, दया भाव आ गया सरकार के लिए, तो उसने कह दिया चलो 20,000 दे दूंगा, एक तरह से 1,60,000 से टैक्स कम बनवाएंगे, ठीक है ना। वो तो एग्जाम्पल लिया। मैं इस पूरे एग्जाम्पल से आपको बताना पता क्या चाह रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी सर इनकम टैक्स पढ़ा है, सेम कानून पढ़ा है। ग्रेजुएट में भी, जब आप भी ग्रेजुएशन करेंगे सीए के साथ साथ,
आप सेम इनकम टैक्स बीकॉम में भी पढ़ेंगे, सेम चीज आप सीए में भी पढ़ेंगे। फर्क क्या है? यहां पे सर आपने सिर्फ इस इनकम टैक्स की एबीसीडी पढ़ी है, मतलब इनकम टैक्स कानून में लिखा क्या है बस वो पढ़ा है। सीए में आप कानून में लिखा क्या है ये तो पढ़ेंगे ही, यहां पे आप उससे खेलना सीखते हैं। खेलने का मतलब कानून में लूप होल निकालकर कहां से कानून से बचा जा सकता है, वो लूप होल निकालकर किस तरीके से अपने टैक्स को कम करवाया जाएगा, मतलब कानून से खेलना लीगल तरीके से। काम सारा लीगल होगा, लीगल तरीके से कानून से कैसे खेलना है वो आप यहां पे समझेंगे। सर यही डिफरेंस है। ये बीकॉम एक तरह से आपकी 11th-12th है इकोनॉमिक्स के लिए, फाउंडेशन में जो आप ये चैप्टर्स पढ़ेंगे ये आपकी सीए होगी। डिफरेंस समझ आ गया? मतलब यही चीज आपने डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मार्केट्स वगैरह की 11th-12th में पढ़ रखी है, बेस है वो एबीसीडी है। यहां पे उसको बिजनेस में मर्ज करके बिजनेस के डिसीजंस लेना सीखेंगे। हाँ जी, बात समझ में आई ये वाली आपको? नींद में तो नहीं हो, जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले? हाँ जी बताएंगे एक बारी। ओके जी, तो सर इस तरीके से ये आपका सिलेबस होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अब मैं एक बारी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का आपको फटाफट से एक बारी सिलेबस बताता हूं, फिर पहले चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। सर बीसीके वाले पार्ट में, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वाले पार्ट में आपका पहला चैप्टर आएगा इंट्रोडक्शन टू बीसीके। मैं प्यार से इसको बीसीके लिख रहा हूं, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ठीक है ना? तो बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर होगा पहला, इंट्रोडक्शन टू बीसीके। फिर आपके पास एक चैप्टर आएगा बिजनेस एनवायरमेंट, और आपको पढ़ के लगेगा कि कुछ कुछ बिजनेस एनवायरमेंट जैसी चीजें भी आपने पढ़ रखी हैं। जैसे मैं याद दिलाता हूं, आपने पेस्टल एनालिसिस पढ़ रखा है मैक्रो एनवायरमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ऐसी ऐसी बातें। इस तरीके की कुछ चीजें इस चैप्टर में आएंगी, और अगेन डिफरेंस वही होगा जो पहले पढ़ रखा है, और यहां पे आपको उसको बिजनेस में मर्ज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा उसको, ठीक है ना? तो बेस वही होगा, बस यहां पे उससे खेलना सीखना है। फिर आपके पास एक चैप्टर आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। ये भी आपका चैप्टर पहले पहले आपने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ रखा है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके की बातें यहां पे आएंगी। लेकिन अगेन वो पहले जो पढ़ रखा है वो एबीसीडी है, यहां पे बिजनेस रिलेटेड एक्चुअली में गवर्नमेंट ये पॉलिसीज कैसे बनाती है, प्रैक्टिकली ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं, आप जिन जिन जगहों पर रहते हो, मैं आपकी ही जगहों का आपको एग्जांपल दूंगा, वहां पे एलपीजी पॉलिसी का क्या रिजल्टेंट था, तो आपको पता चलेगा। केस स्टडीज हैं इसके रिलेटेड पूरी पूरी, हमारी अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रीटीज साइंड होती हैं, क्या होती हैं ट्रीटीज, क्या होता है ये, वो सारा बेस आपका ये बनेगा, ठीक है ना? जो यहां पे पढ़ना होगा। फोर्थ चैप्टर आपके पास यहां पे आएगा ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इस चैप्टर में आपको कुछ सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई, आईआरडीए इंश्योरेंस के लिए। इस तरीके की कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिजनेसेस को हेल्प करती हैं अगर वो कहीं पे अटक जाए, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में थोड़ा सा यहां पे पढ़ना है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर आपके पास आएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर यही है। इस चैप्टर में आपके पास दुनिया की इंक्लूडिंग इंडिया एंड ऑल ओवर द ग्लोब कुछ बड़ी बड़ी 16 से 17 कंपनीज आएंगी जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे वॉलमार्ट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंडियन कंपनीज में बात करें बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इस तरीके की कुछ कंपनीज के बारे में आपको यहां पे पढ़ना होगा। सिक्स्थ चैप्टर आपके पास आएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगर किसी को स्टॉक एक्सचेंज में इंटरेस्ट है बताइए मेरे को एक बारी, कॉमन स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में कोई बच्चा इंटरेस्ट रखता है थोड़ा सा भी? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, हाँ जी, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट
अरे ये तो सभी बच्चे लिख रहे हैं, हाँ सर स्टॉक मार्केट में तो इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी बात है यार, मेरे को बड़ी खुशी होती है अगर मेरे सामने आके कोई बच्चा कहते मेरे को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, बिकॉज आई एम क्रेजी अबाउट स्टॉक मार्केट। मतलब ऑब्वियसली नॉलेज जितनी है थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है मेरे को खुद बड़ा शौक है स्टॉक मार्केट का। दो ही शौक है, एक बाइक्स का शौक, बाइक पे घूमते रहो, और एक स्टॉक एक्सचेंज का शौक। तो अगर बच्चों को, जैसे आप सब लिख रहे हैं, दमन जी लिख रहे हैं भाई ने लगा रखा है, बहुत बढ़िया यार, फिर तो उनसे हम भी सीखेंगे। तो सर जो आपका ये वाला चैप्टर होने वाला है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, इस चैप्टर में आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में काफी सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब ये आपका सिलेबस है बीसीके का, इसके ये 6 चैप्टर हैं जो कि 40 नंबर के आपके बनेंगे। मतलब इकोनॉमिक्स वाले पार्ट के 5 चैप्टर 60 नंबर के, बीसीके वाले पार्ट के 6 चैप्टर 40 नंबर के, ओवरऑल 11 चैप्टर 100 मार्क्स के आपके पूरे सब्जेक्ट में होंगे। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि हमको पूरा गोइंग फॉरवर्ड क्या पढ़ना है। हाँ जी, सिलेबस सभी को समझ आ गया क्या है क्या नहीं, बताएंगे एक बारी। सिलेबस से सभी बच्चे फेमिलियर हो गए हैं? क्योंकि सबसे पहले यह चीज डिस्कस करना बड़ा जरूरी होता है, पता चले हमें पता ही नहीं है हमें पढ़ना क्या है, बस शुरू हो गए पढ़ना। ठीक है जी। अब एक बात सुनिए, उस एक डिस्क्लेमर के साथ अब मैं पहले चैप्टर से शुरू करूंगा। जो मेरा ये लास्ट चैप्टर मैंने बीसीके का लिखा है ना, कॉमन बिजनेस टर्म्स, ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग तो बहुत है, क्योंकि इस चैप्टर में स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत चीजें हैं। मतलब आप मान के चलिए 80% ऑफ द चैप्टर इज स्टॉक एक्सचेंज। बट इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी दिक्कत है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सर क्या दिक्कत? ये चैप्टर में नाम में भी क्या है, कॉमन बिजनेस टर्म्स। यहां पे आपके पास बिजनेस से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, डेफिनेशंस है वो आप समझाओगे ना, कर लेंगे। सर ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कितनी डेफिनेशंस हैं। अराउंड 500 टू 600 डेफिनेशंस हैं सर इस चैप्टर में। एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज के बड़ी सारी टर्म्स होती हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉप लॉस होता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिमिट ऑर्डर होता है, स्टॉक एक्सचेंज में आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, स्टॉक एक्सचेंज में बास्केट ट्रेडिंग होती है। ये सब क्या होता है, वो सब आपकी डेफिनेशंस हैं। इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है, लेकिन सर ये 500 से 600 है। जैसे ही 500 से 600 डेफिनेशंस पता चलती है, बच्चे कहते हैं ऐसी तैसी करा गया ये चैप्टर, हम नहीं करते इसको, हो ही नहीं पाएगा। 500 से, मैं भी बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपको कहूं कि एक बारी में बैठ के रितेश जी बोल रहे हैं कर लेंगे सर, बिल्कुल करना तो है ही, बस करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। मैं अगर आपको कहूं ना कि एक जगह पे एक बारी में बैठ के 500 से 600 डेफिनेशंस कर लो, मजबूरी में करना पड़े एक अलग बात है, इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, इस चैप्टर को मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगा, जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका होगा ना, बिल्कुल लास्ट में मैं ये चैप्टर करवाऊंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसे चैप्टर को तो बल्कि पहले करवाओ। नहीं, सुनो मेरी बात, क्यों कह रहा हूं इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि जब मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के ये 5 चैप्टर करवाऊंगा, बड़ी सारी चीजों में मेरे को बड़े सारे एग्जांपल्स देने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपके मोस्टली एग्जांपल्स इस तरीके से फ्रेम करूंगा उन सारे चैप्टर्स में कि आपकी मैक्सिमम डेफिनेशंस कवर्ड अप उन एग्जांपल्स में यहीं पे हो जाए। ठीक है, मेरे को कोई एग्जांपल देना है, वो एग्जांपल एबीसीडी करके बन सकता है, नहीं, मैं स्टॉक एक्सचेंज की टर्म्स में उस एग्जांपल को मर्ज कर दूंगा ताकि मेरा वहां का टॉपिक भी कवर्ड हो जाए और मेरी वो वाली डेफिनेशन भी साथ ही साथ एग्जांपल में कवर्ड अप हो जाए। इसी तरीके से जब मैं बीसीके के आपको पहले 5 चैप्टर करवाऊंगा, वो चैप्टर भी इसी तरीके से करवाऊंगा कि वहां पे कोई भी एग्जांपल फ्रेम करना होगा तो मैं इस तरीके से करूंगा कि साथ ही साथ इस चैप्टर की डेफिनेशंस कवर्ड अप होती रहे, ताकि जब आपके सारे चैप्टर्स कवर्ड हो जाएंगे एक्सेप्ट दिस चैप्टर, और जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो 500-600 डेफिनेशंस में से आप कहेंगे सर 500 अगर डेफिनेशन है, 450 डेफिनेशंस तो हमको याद है। एग्जैक्टली याद ना हो, फेमिलियर लगेगी, आपको लगेगा हाँ सर वहां पे इसका एग्जांपल सुना हुआ है, हाँ सर यहां पे इसका एग्जांपल सुना हुआ है, मतलब वो साथ ही साथ आपका कवर्ड हो गया। बचेंगी 40-50 डेफिनेशंस, वो तो सर कर लेंगे फिर एक बारी में। मेरी बात समझ आई, मेरा मतलब समझ आया कि क्यों मैं कह रहा हूं इस तरीके से हम इस चैप्टर को करेंगे। ठीक रहेगा ऐसे कर लें? समृद्धि वो भी बताता हूं। एमसीक्यू में डेफिनेशंस इस तरीके से आती हैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन है बास्केट ट्रेडिंग।
ये एक टर्म है बास्केट ट्रेडिंग। अब आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में लिख दिया बास्केट ट्रेडिंग और 4 ऑप्शंस डाल दिए, हर ऑप्शन में एक एक डेफिनेशन लिख दी। आपसे पूछ लेगा सही डेफिनेशन कौन सी है, या आपके पास डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा 4 ऑप्शंस देके ये किसकी डेफिनेशन है। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। समृद्धि समझ आया? ओके, मेरे को 2 बच्चों के नाम दिख रहे हैं यहां पे, समृद्धि और मानसू। मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, मनसू गुप्ता या मानसू गुप्ता? अच्छा, अब ऐसे बेचारे आप बता ही नहीं पाओगे, कोई बात नहीं, जो भी है बुरा मत मानना। कहां से हैं आप दोनों? कहां कहां से हैं आप दोनों? अब मैं एक बारी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को अभी तक सारा? क्लास वगैरह बिल्कुल सही चल रही है, कहीं पे अटक तो नहीं रही, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है, समझ आ रहा है जो भी मैंने बताया अभी तक? ओके जी, ठीक है। धीरे धीरे मुझको टाइम लगेगा अभी आपके नाम याद होने में और कहां कहां से हैं आप, वो चीज याद होने में, बट कोई बात नहीं, स्लो लर्नर हूं, सीख जाऊंगा। लेकिन क्लास ऑटोमेटिक एग्जिट हो रही है बार बार। ऋषभ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आपका नेट फ्लक्चुएट कर रहा होगा। अगर आपका नेट फ्लक्चुएट करेगा तो बेटा ऐसा होगा, ठीक है। हमजा, आप जो पूछ रहे हैं, हमजा जी ने पूछा है, बिल्कुल सही पूछा है कि सर आपने ओवरऑल वेटेज तो बता दी है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर 60 नंबर के, बीसीके के 6 चैप्टर अपना 40 मार्क्स के, इंडिविजुअल वेटेज है, तो इसका जवाब है नहीं। इंडिविजुअल वेटेज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एज सच स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, लेकिन यहां पर पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कि पेपर में अगर 60 नंबर की मेरी बिजनेस इकोनॉमिक्स आती है तो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का ऑन एन एवरेज पिछले पेपर्स को देखते हुए वो हम बना सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो स्पेसिफाइड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नहीं है। मतलब वो एक ट्रेंड होगा, चांसेस होंगे कि वैसा बन सकता है, एज सच स्पेसिफाइड नहीं है। वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, अभी एकदम से नहीं बताऊंगा, ठीक है। हमजा, आप कहां से हैं हमजा जी? समझ आ रहा है आपको यहां तक सारा? ओके हमजा। अच्छा, ऋषभ ने बीच में लिखा था सर क्लास बार बार एग्जिट हो रही है। ऋषभ, आप एक काम करिए, ये इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा होगा आपका, आप एक बारी इंटरनेट को बंद करके रिबूट करके उसको दोबारा ऑन करिए, होपफुली वो उसके बाद सही चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब सर स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, ठीक है जी। हेडिंग डालिए नेचर एंड स्कोप ऑफ, चिंता मत करिए, मेरे को पता है आज आप में से बहुत बच्चों के पास शायद नया रजिस्टर वगैरह ये सब नहीं होगा, इसलिए मैं ज्यादा लिखवाने का काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा समझाने का, प्रैक्टिकली चीजें बताने का, वही काम यहां पे करूंगा। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सुनेंगे। अब मैं ना एक सिंपल सी केस स्टडी आपसे डिस्कस कर रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है ना। एक बात सुनिए, मान लो हमजा, हमजा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मेरे को ना एक बारी बच्चों से, सर सॉरी सर कार में क्लास ले रहा हूं, बहुत बढ़िया दमन जी, कार में क्लास ले रहे हो, अरे तू चलती हुई कार में क्लास ले रहा है? नालायक। कोई बात नहीं दमन, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलती हुई क्लास में कहां जा रहा है, ये भी गजब बात है यार। ड्राइव तो नहीं कर रहा साथ साथ? कहीं पता चले डैशबोर्ड पे मोबाइल रख दिया, उसमें क्लास चल रही है और साथ साथ गाड़ी चला रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा? अरे नालायक, तू क्लास बंद कर, कोई जरूरत नहीं है ऐसे क्लास लेने की, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारी ना सही बात है, कोई बात नहीं, सेफ रहो यार, ऐसे मत करो। एनीवे प्रबत कह रहा है स्क्रीनशॉट ले लियो, सही बात है रितेश, लॉकडाउन में कहां जा रहा है यार, मेरे को जेलिसी हो रही है, हम घर में बंद हैं। चलो कोई बात नहीं, बस बस बस, अब सुनेंगे एक बारी। हमजा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कोई बात नहीं दमन, हमजा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ये ना एक कंपनी के सीईओ बन गए। क्या बन गए? सीईओ सर। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी फूड बिजनेस में काम करती है,
ठीक है जी। तो हमजा एक फूड बिजनेस कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। अब मैं इस एग्जाम्पल को, इस केस स्टडी को, बिल्कुल प्रैक्टिकल केस स्टडी है, इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जो शायद आपको पता होंगी, शायद नहीं पता होंगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको जो भी पता है वो आप बताएं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, सर किसी भी कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं? किसी भी कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं, बताएंगे प्लीज। बिल्कुल सही भूमिका, बिल्कुल सही रोहन, अंशिका, ठीक है दीपिका, ठीक है करिश्मा, बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों ने। सर कैसे कैसे सवाल पूछते हो, हम तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ओके सर, किसी भी कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। एक बच्चे ने लिखा है, एक नालायक पकड़ा गया। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं दीपिका, शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के मालिक। सुनेंगे। अच्छा, कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन शेयर होल्डर्स खुद से काम नहीं करते। काम करने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाया होता है। काम करने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाया होता है, जो कि क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट। सिंपल बात, इसमें तो आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मालिक काम थोड़ा ना करेगा, मालिक तो अपने आगे लोग रखेगा काम करवाने के लिए। तो मालिक हो गया शेयर होल्डर, और मालिक ने अपने आगे काम करवाने के लिए किसको रख लिया? डायरेक्टर्स को रख लिया, जो कि टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है जी। अब सर मालिकों ने पूरा साल, कंपनी के मालिकों ने पैसा लगा दिया बिजनेस में। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी के मालिकों ने धंधे में पैसा लगा दिया, और कंपनी के डायरेक्टर्स उस पैसे को यूज करके पूरा साल बिजनेस चला रहे हैं। अब साल के एंड में, ईयर एंड पर, कंपनी के मालिकों ने, किसने? कंपनी के मालिकों ने, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स से, मतलब अपने एम्प्लॉइज से पूछा, हाँ जी कंपनी कैसी चली पूरे साल, क्या किया तुमने हमारे पैसों का, कहां कहां कितना पैसा लगाया, सारी खोज खबर दो, हमको सारी रिपोर्टिंग दिखाओ। मेरा सवाल समझ आ गया? तो मेरा सवाल अब आपसे यह है, जब कंपनी के मालिक कंपनी के डायरेक्टर से बोलेंगे, बताओ तुमने पूरा साल क्या किया, बताओ तुमने पूरा साल हमारे पैसों का क्या किया और क्या परफॉर्मेंस रही तुम्हारी, तो डायरेक्टर्स कौन सी चीजें कंपनी के मालिक के सामने रखेंगे जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे? सवाल समझ आ गया? अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए डायरेक्टर्स क्या रखेंगे? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बच्चों का। बच्चों ने कहा कि सर ईयर एंड पर डायरेक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए सर फाइनल अकाउंट्स रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब। सर फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आ जाता है? फाइनल अकाउंट्स में मेनली एक कंपनी की बैलेंस शीट, उस कंपनी का पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स तो होंगे ही होंगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। नॉर्मली ये तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ आई? तो फाइनल अकाउंट्स में सर ये तीन चीजें आ गई। बैलेंस शीट में सर क्या होता है, मैं सिंप्लिसिटी में अगर आपके सामने रखूं, बैलेंस शीट में सर सारा होता है, लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट। मतलब इस कंपनी ने कहां कहां से पैसा उठा रखा है, उसमें इक्विटी वालों का भी पैसा है, मतलब कंपनी के मालिकों का भी पैसा है। तो एक तरह से लायबिलिटी साइड पर जब आप ये चीजें दिखाते हो तो आप क्या दिखाते हो? सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कहां कहां से आया, और इसी पैसे को इन्वेस्ट करा जाता है कहां पे? कंपनी के एसेट्स में। तो एक तरह से कंपनी के मालिक जब डायरेक्टर से पूछ रहे थे क्या किया तुमने हमारे पैसों का, तो कंपनी के डायरेक्टर्स यहां पे दिखा रहे हैं, सर ये पैसा था हमारे पास, देखो हमने इन इन एसेट्स में ये पैसा लगाया है। हाँ जी, बात समझ में आई? डिटेल में नहीं, इतनी बात करनी थी मेरे को यहां पे, डिटेल में तो धीरे धीरे होगा। ठीक है महक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। बैलेंस शीट में नॉर्मली आप क्या दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड पर आप क्या दिखाते हैं? इक्विटी से कितना पैसा आया, प्रेफरेंस से कितना पैसा आया, डेट से कितना पैसा आया, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डेट, उसके बाद करंट लायबिलिटीज वगैरह, यही सब दिखाते हैं। तो ये एक तरह से आपका क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि आपके पास कहां कहां से कितना कितना पैसा आया है। उसी पैसे को, उसी सोर्सेज ऑफ फंड्स से जो पैसा आया है, उसी पैसे को आप अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। एक तरह से जो कंपनी के मालिकों ने, शेयर होल्डर्स ने जो पहला सवाल डायरेक्टर से पूछा था कि आपने हमारे पैसों का क्या किया, कहां लगा हमारा पैसा, वो कहां से शो हो रहा है? बैलेंस शीट से।
क्योंकि बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है इक्विटी से इतना इतना पैसा आया था, उसको कहां कहां कितने कितने एसेट्स में हमने लगाया है। बताइए महक, समझ आया आपको? महक समझ आ गया? ओके। अच्छा सर, पी एंड एल में, पी एंड एल में तो सिंपल सी क्या बात दिखाई जाती है, आपने अलग अलग सोर्सेस से पैसा उठाया था, उस पैसे को इन्वेस्ट किया था अपने एसेट्स में। सर ये एसेट्स कौन से एसेट्स होंगे? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सारे एसेट्स होंगे। सर इन्हीं एसेट्स की मदद से कंपनी प्रोडक्शन कर पाई होगी, अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या इन्हीं, क्योंकि मशीनें लगाई हैं, बिल्डिंग लगाई है, प्लांट लगाया है, तभी तो प्रोडक्शन कर पाए हैं। और सर इन्हीं एसेट्स की मदद से अगर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो सर हम सर्विस दे पाए होंगे। जैसे मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पूरा सेटअप लगाया है, टैब है, सिस्टम है, वर्क स्टेशन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे एसेट्स हैं, उसकी वजह से मैं आपको सर्विस रेंडर कर पा रहा हूं। सर इन्हीं एसेट्स की वजह से आप प्रोडक्शन या सर्विस रेंडर कर पाए हो, और यही प्रोडक्शन बाद में मार्केट में कस्टमर को बिकी है, और यही जब कस्टमर को बिकी है तो सर इससे प्रॉफिट आया है, और वही प्रॉफिट हमने कहां दिखाया है? अपने पी एंड एल में दिखाया है। हां जी, यहां तक की बात समझ आई? बैलेंस शीट से क्या लिंक हो गया? पी एंड एल। एक तरह से वो अपनी धीरे धीरे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि सर कितनी प्रोडक्शन करी, कितनी सेल करी, वहां से फिर कितना प्रॉफिट आया। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है याशी, याशी जी यहां तक मैंने बताया था कि एसेट्स में आपने कितना कितना पैसा लगाया है, ठीक है ना। एसेट्स कौन से होंगे? मतलब आपने कितनी मशीन लगाई है, कितनी आपने बिल्डिंग्स खरीदी हैं, कितने आपने प्लांट खरीदे हैं, कितने आपने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। उन्हीं चीजों से, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, उन्हीं चीजों की हेल्प से आप प्रोडक्शन कर पाए होंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या अगर आप सर्विस कंपनी है, आप किसी को सर्विस देते हैं, तो उन्हीं एसेट्स की हेल्प से आप सर्विस दे पाए होंगे। और सर जब आपने प्रोडक्शन करी होगी, कोई प्रोडक्ट बनाया होगा, तो आपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा होगा, तो आपकी सेल हुई होगी, या आपने लोगों को सर्विस दी होगी, तो सर्विस के बदले लोगों से आपके पास फीस आई होगी, तो आपने वहां से भी सेल कमाई, मतलब रेवेन्यू कमाया, और उसमें अपने खर्चे माइनस करने पे आपने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। इसकी बात कहां से पता चलती है? पी एंड एल से पता चलती है। यह बात मैंने आपको अभी तक बताई। याशी समझ आया? हाँ जी याशी समझ आ गया। ओके जी, भाई सबको क्लियर हो गया? जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले, जाग रहे हैं। प्रभात जी ने लिखा सर्विस विल बी एनपीओ। प्रभात जी कैसी कैसी बातें करते हो। प्रभात जी ने कहा, प्रभात या प्रभत, अब यार मेरे को ये बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं बच्चों की गलत प्रोनाउंसिएशन ना ले लूं, नाराज मत हो जाना यार, अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दी हो, क्लास के बाद मेरे को अलग से फोन करके बता देना, सर ये है हमारा नाम, ठीक है। अच्छा, प्रभात जी ने लिखा कि सर सर्विस प्रोवाइडर तो एनपीओ हो गया ना। नहीं प्रभात, एक बात बताओ। ओके प्रभात, एक बात बताओ प्रभात, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बदले मैं आपसे फीस लूंगा, क्या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो तब हो मैं आपको फ्री में पढ़ा जाऊं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो सर मैं भी तो आपको एक सर्विस दे रहा हूं, एनपीओ नहीं है सर ये। इसी तरीके से कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले ट्रक्स वगैरह की ट्रांसपोर्ट की सर्विस देते हैं, वो भी तो सर्विस है। क्या वो सर एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट है? नहीं सर, प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी नॉन प्रॉफिट नहीं है। सर मैं आपको, मान लो मैं एक मूवी बनाता हूं, एंटरटेनमेंट सर्विस दे रहा हूं आपको, वो भी तो सर सर्विस है, प्रोडक्ट थोड़ा ना है। क्या सर एंटरटेनमेंट सर्विस अगर मैं आपको दे रहा हूं, क्या वो नॉन प्रॉफिट है? नहीं सर। मेरी बात समझ आई? स्कूल्स वगैरह, याशी ने पूछा सर स्कूल्स वगैरह एनपीओ में कैसे आ जाते हैं? तो याशी जी इसमें एक चालाकी खेलते हैं स्कूल्स वाले। स्कूल्स वाले क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एबीसी स्कूल नाम से कोई स्कूल है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो एबीसी स्कूल खोल दूंगा, साथ में एक ना ट्रस्ट रजिस्टर करवाऊंगा। कभी भी नोटिस करना, मोस्टली स्कूल्स का ना एक ट्रस्ट होता है, मैं एबीसी नाम से ही ना एक ट्रस्ट भी खोल दूंगा, ठीक।
और मैं क्या करूंगा, मान लो इस स्कूल में टोटल 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रस्ट में ना कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज कर दूंगा नाम की। इस ट्रस्ट में टेंपल बना दूंगा, बिल्कुल सही दीपिका, इस ट्रस्ट में टेंपल बना दूंगा ट्रस्ट के थ्रू। इस ट्रस्ट में आपने देखा होगा अपने अपने स्कूल्स में गरीब बच्चों के लिए शाम को अलग से क्लासेस चलती हैं थोड़ी बहुत, इस तरीके की चैरिटेबल एक्टिविटीज कुछ कर दूंगा। उसके दम पर मैं क्या करूंगा, जो 500 बच्चे जेन्युइनली फीस दे के पढ़ रहे हैं, उसमें से ना 400 बच्चों को इस ट्रस्ट में रजिस्टर कर दूंगा और 100 बच्चों को इस स्कूल में रजिस्टर कर दूंगा। ये इंटरनल मैनेजमेंट करती है। उससे क्या होगा, ये 100 बच्चों की जो फीस है वो प्रॉफिट में काउंट होगी और जो 400 बच्चों की फीस है वो चैरिटी में काउंट हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये एक तरह से जो आपने सवाल पूछा ना, ये इंटरनल प्लानिंग है। यही प्लानिंग आप धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है जी, समझ आया? बिल्कुल सही रितेश। अब मैं प्लीज नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पे किसी स्कूल का, ये मोस्टली स्कूल्स की बात है रितेश। आप वहीं से हो जो नाम आपने लिखा है रितेश? सिद्धेश्वर से ही हो आप? अच्छा ठीक है, चलो आपसे तो मिलना हो सकता है रितेश, फिर आप गुड़गांव के ही हो। एनीवे, ये समझ आया जिसने भी पूछा था? चलूं मैं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी। अच्छा, अब सर तीसरी चीज बनती है यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है सर? मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको इसके लिए भी, ऑल्दो आपने पूरा पूरा बनाना सीख रखा है, लेकिन मेनली यहां पे कैश फ्लो का रोल क्या है मैं वो एक बार आपको बता देता हूं। अब मैं कुछ बच्चों का एग्जांपल लूंगा, प्लीज नाराज नहीं होइएगा मेरे से, ठीक है? मजाक मजाक में पढ़ाई हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास हमने इसी तरीके से बनानी है कि तुमको पता भी ना चले कि क्लास हो गई। ठीक है, मान लो रितेश, रितेश कहेगा सर मेरे को ही पकड़ लिया आपने। हाँ रितेश, कोई बात नहीं, सिद्धेश्वर से हो आप तो आपका हक बनता है, तो सुनेंगे मेरी बात एक। अब मान लो रितेश शादीशुदा इंसान है। अरे नहीं चलेगा सर, कोई बात नहीं, चल जाएगा रितेश। मान लो रितेश शादीशुदा इंसान है, अभी नई नई रितेश की शादी हुई है। अच्छा सर, इस बात से तो शायद रितेश खुश हो गया, लड्डू फूट गए। चलो, तो रितेश की अभी अभी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है। अब सर इसकी एक दुकान है, ये कहीं पे जाके ऑफिस में काम करता है। अब रितेश ना सुबह सुबह घर से तैयार होके ऑफिस के लिए निकलने लगा, इतने में हो गई बीवी से इसकी लड़ाई। अब बीवी से लड़ाई हो गई तो बीवी ने कहा ऐसा है, ना तो तेरे को आज ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना तेरे को आज लंच मिलेगा, ना तेरे को आज डिनर मिलेगा, निकलो, चलो शाबाश, फटाफट प्रस्थान करिए घर से। बीवी ने घर से निकाल दिया। अब ये घर से निकलने लगा, गाड़ी की चाबी उठाने लगा, बीवी ने कहा गाड़ी की चाबी भी नहीं मिलेगी, पैदल जा, गाड़ी की चाबी भी नहीं दूंगी आज। अब बीवी के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगा ये बेचारा। ठीक है, चलो जी, जैसे मर्जी करके रितेश घर से बाहर निकलने लगा। इतने में बीवी ने कहा इधर आ, वॉलेट दिखा अपना। अब रितेश मना तो नहीं कर सकता, रितेश ने अपना वॉलेट निकाल के बीवी के हाथों पे रख दिया। रितेश कह रहा है बुरा फंस गया, कोई दिक्कत नहीं रितेश, धीरे धीरे और बच्चों के ऊपर भी एग्जाम्पल बनाता रहूंगा, बात समझ में आनी चाहिए। रितेश ने अपना वॉलेट बीवी के हाथों में रखा, बीवी ने वॉलेट चेक किया, रितेश के वॉलेट में बीवी ने देखे सुबह सुबह 5,000 रुपए थे। कितने थे? 5,000 रुपए। ठीक है जी, बीवी ने 1 रुपया भी वॉलेट से नहीं निकाला, बस 5,000 रुपया चेक करके इसके हाथों पर रख दिया और कहा चलो निकलो, शाबाश। अब विवेक बुरा समूह बना के, रितेश बुरा समूह बना के घर गए। चलो, अब रितेश निकला। अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला था तो बाहर से ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। अब पता है लंच भी नहीं मिला है, लंच भी बाहर से करेगा, और रितेश को यह भी पता है घर जाके डिनर भी नहीं मिलेगा। 100 बातें सुननी पड़ेंगी, वो अलग बात। चलो जी, तो इन चीजों पे, डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, रितेश ने सब बाहर से किया, खर्चा हुआ। अब गाड़ी की चाबी नहीं मिली थी, जाना भी इसको पैदल पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा बहुत खर्चा आया। मान के चलते हैं पूरे दिन में इसका 1,500 रुपए का खर्चा आ गया इन चीजों पे। ठीक है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह। अब रितेश बड़ा घबरा रहा था ये सारा खर्चा करके। क्यों घबरा रहा था रितेश? यार सुबह सुबह बीवी ने सुनाकर भेजा है और वॉलेट चेक किया था 5,000 रुपए, 1,500 रुपए तो मैं खर्च कर चुका हूं। घर जाऊंगा बीवी फिर से वॉलेट चेक करेगी और 1 रुपया भी कम निकला तो क्या आएगा? या तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव, या फिर बेलन, या फिर जो मिलेगा उसको वो खींच के आएगा। अब रितेश सोच रहा है घर जाऊं या ना जाऊं। एनीवे, तो अब हुआ क्या, दिन में रितेश के पास एक इंश्योरेंस एजेंट वाला आया।
कौन आया? इंश्योरेंस एजेंट वाला। इंश्योरेंस एजेंट वाले ने कहा, रितेश जी, अगर आपको कभी कुछ हो गया तो आपके बीवी बच्चे, उनको ताकि एक अच्छा अमाउंट मिल जाए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, तो आप एक इंश्योरेंस करवा लो। पहले तो रितेश को आया बड़ा गुस्सा। रितेश कहता है, नालायक, सुबह सुबह मेरी बीवी से लड़ाई हुई है और तू मेरे को मतलब सीधा कैसी कैसी बातें करता है। तो इंश्योरेंस एजेंट ने समझाया, चिंता मत करो, कितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, प्यार तो है ना। तो रितेश कहता है हाँ। तो रितेश ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली अपनी बीवी के लिए, ताकि उनकी भी कोई दिक्कत ना आए उनको बाद में पैसों पैसों की। मान लो ये इंश्योरेंस पॉलिसी 2000 रुपए की आई। 2000 रुपए निकाल के रितेश ने इंश्योरेंस एजेंट को दे दिए। अब रितेश और ज्यादा घबरा रहा है कि यार अब तो मेरे वॉलेट में और कम पैसे हो गए, 2000 की तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब डरते डरते जैसे मर्जी करके शाम को अपना बैग पैक करके ऑफिस से निकलने ही लगा रितेश, कि इतने में एक आदमी आया ऑफिस में चिल्लाता हुआ, रितेश जी। रितेश ने कहा, हाँ बोलो, कौन हो? उस आदमी ने बोला, मैं आपके लिए एक पार्सल लाया हूं। रितेश ने वो पार्सल खोला तो उसके अंदर चेक निकला। रितेश बड़ा खुश है, 1 मिनट के लिए ना इस चेक को कैश मान लो। उस पार्सल में से कैश निकला। रितेश बड़ा खुश हो गया, बच गया जी, बच गया। रितेश ने पार्सल खोला, उसमें से कैश निकला, और मान लो वो कैश निकला 3000 रुपए का। किस बात का कैश था सर ये? रितेश को एकदम से याद आया, यार आज से 1-1.5 साल पहले मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया था। आज उस कंपनी ने उन शेयर्स पे डिविडेंड दिया है मेरे को। मेरी बात समझ आई? अब रितेश के पास नेट कितना पैसा बचा होगा उसके वॉलेट में जब वो घर पहुंचेगा? 5000 रुपए लेके निकला था, 1500 रुपए दिन भर ब्रेकफास्ट लंच वगैरह पे खर्च दिए, 2000 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी पे खर्च दिए। कितना बच गया? 3500 खर्च हो गया, सिर्फ 1500 रुपए बच गया। 3000 रुपए का डिविडेंड आ गया। जब घर पहुंचेगा कितने पैसे होंगे? 4500। क्लास सही चल रही है? कहीं अटक तो नहीं रही? सिंपल सा एग्जांपल फ्रेम किया मैंने यहां पे। हाँ जी, तो अब यहां पे इसके बाद जब रितेश अब घर गया, अब बीवी पूछ रही है, हाँ भाई वॉलेट दिखा, सुबह 5000 रुपए लेके गया था, दिखा वॉलेट। अब भाई डरते डरते रितेश ने वॉलेट दिखाया, बीवी को क्या मिला उसमें? कि भाई 5000 रुपए थे। एट द एंड जब घर वापस पहुंचा तो वॉलेट में 4500 रुपए बचे होंगे। अब रितेश ने हिसाब देना शुरू किया। रितेश ने कहा, देखो जी भाग्यवान, तुमने लड़ाई कर ली, मुझको ब्रेकफास्ट नहीं दिया, मुझको लंच नहीं दिया, और मुझको पता था कि डिनर भी नहीं मिलेगा मुझको, और गाड़ी की चाबी भी तुमने रख ली, तो मेरे को ट्रांसपोर्ट वगैरह पे खर्चा करना पड़ा। एक तरह से रितेश कह रहा है, ये जो 1500 रुपए का खर्चा था, ये मेरा अपने आप को ऑपरेट करने का खर्चा। एक तरह से इसने क्या कह दिया, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का खर्चा। फिर इसने कहा, ये जो 2000 रुपए, फिर खुश करा अपनी बीवी को। बीवी को कहा, देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारा कितना सोचता हूं लड़ाई के बावजूद, मैं तुम्हारे लिए इंश्योरेंस करवा के आया हूं कि कभी कल को मेरे को कुछ हो जाए तो तुमको पैसे मिल जाएंगे। तो 2000 रुपए एक तरह से मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए खर्च हुआ है। इसी तरीके से फिर उसने कहा कि देखो तुम्हारा पति कितना इंटेलिजेंट है, ये रितेश बोल रहा है कि मैंने पहले किसी शेयर्स में पैसे लगाए थे, उस पर देखो मेरे को 3000 रुपए का आज डिविडेंड मिल गया। यही तो करते हो आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एक तरह से इसने इन सब का हिसाब किताब देकर बोला कि इस वजह से मेरे पास 4500 बचे हैं। अब बीवी खुश हो जाएगी, हाँ ठीक है, 500 रुपए कम भले ही है, लेकिन ये अच्छा काम करके आया आज, ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको पूरी रेफरेंस दी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली, ये क्यों दी? यहां पे बीवी एक तरह से मान लो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो एक तरह से आप बीवी मान लो। और रितेश, ये कौन है? ये एक तरह से डायरेक्टर है। तो एक तरह से जैसे बीवी रितेश से जवाब मांग रही थी, हाँ भाई सुबह इतना कैश लेके गया था, कहां गया वो कैश, क्या हुआ उस कैश का, शाम को हिसाब मांगा जा रहा था। इसी तरीके से कंपनी के मालिक, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं,
वो डायरेक्टर से हिसाब मांगेंगे, ईयर के स्टार्टिंग में तुमको पैसा दिया था, क्या हुआ उस पैसे का, बताइए कहां गया वो सारा पैसा। उस सब की रिपोर्टिंग कहां पे हो रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो रही है। अब होगा क्या, देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज यहां पे, एक सेकेंड। अब ये जो परफॉर्मेंस है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स किसको देंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे किसको, कंपनी के मालिकों को, शेयर होल्डर्स को। तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये फाइनल अकाउंट्स कंपनी के शेयर होल्डर्स को भेज दिए। हाँ जी, देखिए ये है हमारी पूरे साल की परफॉर्मेंस। अब मैं आपको कहता हूं, आप ही एग्जाम दे दो अपनी सीए का, आप ही चेक कर लो, और आप ही अपने आप को नंबर दे दो, और आप ही डिक्लेयर कर दो कि आप पास हो या फेल हो। मेरे को बताओ, क्या कोई बच्चा अपने आप को फेल करेगा, क्या कोई बच्चा खुद से बोलेगा कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने इसमें गलत क्वेश्चन किया, नहीं सर। हर आदमी अगर खुद का पेपर खुद ही चेक करने लग गया तो वो तो अपने आप को पास करेगा ही करेगा। सिमिलरली डायरेक्टर्स ने परफॉर्मेंस करी है, क्या डायरेक्टर्स से अगर कोई गलती हुई होगी परफॉर्मेंस में, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, अपने फाइनल अकाउंट्स में उस गलती को दिखाएंगे और मालिकों को बताएंगे कि हमसे ये गलती हुई है? कभी नहीं सर। कोई फ्रॉड किया होगा इन डायरेक्टर्स ने, कोई गलती की होगी, तो बल्कि उसको छुपाने की कोशिश करेंगे ताकि कंपनी के मालिकों को पता ना चल जाए। इसलिए कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स की दी गई इन फाइनल अकाउंट्स पे, इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करेंगे। यहां पे एक और बंदा पिक्चर में आता है, कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे आप एग्जाम देते हो तो एग्जामिनर आपका एग्जाम पेपर चेक करके आपको मार्क्स अलॉट करता है, इसी तरीके से इन फाइनल अकाउंट्स के लिए कंपनी के मालिक डायरेक्टर्स को बोलेंगे, पहले इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवा के आओ। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक तरह से एग्जामिनर है जो कि इन फाइनल अकाउंट्स को चेक करेगा, और सर इसी तरीके से फाइनल अकाउंट्स को जो चेक किया जाता है उसको बोलते हैं ऑडिट करना। एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऑडिट करेगा, चेक करेगा कि ये सही है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं कर रखा। अब मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पे बता देता हूं, ये आपकी नॉलेज के लिए अब मैं यहां पे बता रहा हूं। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करता है, आपकी नॉलेज के लिए, अगर आप किसी बैलेंस शीट पर देख लें, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा लिख दिया है, क्वालिफाइड ओपिनियन। इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर यह लिख दे एक बैलेंस शीट पे, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है आपकी बैलेंस शीट में फ्रॉड है। कहने का मतलब है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक किया परफॉर्मेंस को, बैलेंस शीट, पी&एल वगैरह को, और उसको उसमें गलती नजर आई, फ्रॉड नजर आया, तो उस पर साइन नहीं करेगा और उस पर लिख देगा क्वालिफाइड ओपिनियन, ताकि मालिकों को पता चल जाए इसमें गलती है, इसमें फ्रॉड है। अगर उसको सब कुछ सही मिला तो वो उन फाइनेंशियल अकाउंट्स पे साइन करेगा और उस पे लिखेगा अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन लिखा होना और उस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर होना, कंपनी के मालिकों को क्या बता रहा है कि सर फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई फ्रॉड नहीं कर रखा, जैसा दिखा रखा है वैसी परफॉर्मेंस एक्चुअली में रही। और कई बार ऐसा भी होता है, सीए को लगता है यार, सीए को कई बार अकाउंट समझ ही नहीं आता है, तुमने कर क्या रखा है ये, मतलब उसमें वो बता ही नहीं सकता कि फ्रॉड है या ठीक है, वो अपना ओपिनियन बता ही नहीं सकता। जब भी ऐसा होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, तो वो ऑडिट रिपोर्ट में पता है क्या लिखता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। तो अब अगर आप किसी की भी बैलेंस शीट देखें, उस पर क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा होगा, तो क्या समझ जाएंगे कि इसमें फ्रॉड है, इसमें गलती है। अगर किसी के ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सिग्नेचर कर रखे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, इसका मतलब सब कुछ सही है। और अगर किसी पे आप देखें लिखा हुआ है मॉडिफाइड ओपिनियन, तो उसका मतलब क्या है, सीए को इसके अकाउंट समझ ही नहीं आए, वो अपना ओपिनियन दे ही नहीं सकता इसके ऊपर। ठीक है ना, यही एक्चुअली में सीए की पावर है। इसीलिए कहते हैं सीए को एक सिग्नेचर की पावर दी जाती है। सीए ने साइन कर दी है तो उन फाइनेंशियल अकाउंट्स पे कंपनी के मालिक, मतलब शेयर होल्डर्स, विश्वास करते हैं और ये बन जाते हैं साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, कंपनी के मालिक इन साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर विश्वास करेंगे जो कि सीए ने साइन करे हैं। एनीवे, आई गेस आपको ये सारा समझ आ गया यहां पे जो भी मैंने बताया। अब इसके बेसिस पर जो मैंने यहां पे ये केस स्टडी बताना शुरू किया था, अब उसमें बात करते हैं। सीए हमजा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और एक कंपनी के सीईओ हैं जो कि एक फूड बिजनेस की कंपनी है। अब इनके बोर्ड रूम की एक बातचीत, एक डिस्कशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले कंपनी के सीईओ ने क्या बोला, कंपनी के सीईओ ने कहा कि हम एट प्रेजेंट फूड बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं और हम
एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी रूम में एक दूसरे डायरेक्टर भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कहां एक्सपैंड करना चाहते हैं। सवाल आया, तो कंपनी के सीईओ ने जवाब दिया कि हम एट प्रेजेंट फूड बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में हम अपने आप को एक्सपैंड करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, तो दूसरे डायरेक्टर ने कहा क्यों सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में ही क्यों एक्सपैंड करना चाहते हो। तो सीईओ ने फिर जवाब दिया। सीईओ ने जवाब क्या दिया, देखो ऐसा है, हम फूड बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का जो बिजनेस है ना वो फूड बिजनेस से कॉम्प्लीमेंट करेगा। फूड बिजनेस सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा, सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस फूड बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि फूड का बिजनेस शुरू किया, सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में एक्सपैंड किया जाए। सिंपल बात है। इसके जवाब में डायरेक्टर ने कहा पैसा कहां से आएगा भाई। एक्सपैंड करने के लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले पैसा चाहिए। तो इनका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि सर पैसा कहां से लाओगे। तो हमजा जी ने बताया, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, हमजा जी ने कहा देखो ऐसा है, हमारा जो फूड बिजनेस है, अभी पिछले साल का फूड बिजनेस का पी&एल बना है, और फूड बिजनेस का जो पी&एल बना है उसमें हमने 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। तो हम एक काम करेंगे, फूड बिजनेस के पी&एल से जो प्रॉफिट आया है 50 करोड़ रुपए का, उस पैसे को लगा देंगे सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए। एक तरह से इन शॉर्ट कंपनी का सीईओ क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस का पैसा एक नए बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लगा देंगे। ठीक है जी, आई गेस आपको यहां तक की बात समझ आई। अब मैं आज की क्लास यहां पर रोक रहा हूं फॉर द सिंपल रीजन, अभी मेरा ये एग्जांपल आगे काफी एक्सपेंडेड जाएगा, जिससे पूरे पहले चैप्टर का और आगे के कई चैप्टर्स का आपका बेस तैयार होगा। इसीलिए अभी मेरे को थोड़ी डिटेल डिस्कशन करनी है, टाइम खत्म हो रहा है आज की क्लास का। तो आगे इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं आज अभी यहीं पर रोक रहा हूं। अच्छा, अब एक चीज, क्लासेस का शेड्यूलिंग एक बार सुन लीजिए। आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी, टुडे इज व्हाट, थर्सडे। अभी आज आपकी इकोनॉमिक्स की और 12 बजे आपकी अकाउंट्स की क्लास हो जाएगी। कल फ्राइडे है, कल आपकी लॉ की और मैथ्स की क्लास हो जाएगी। सैटरडे को आपकी फिर से इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की क्लास हो जाएगी। संडे को, वैसे संडे क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ इस संडे के हिसाब से आपकी लॉ की और मैथ्स की क्लास फिर से हो जाएगी। मतलब संडे तक आपको 2 क्लासेस इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की मिल जाएंगी, 2 क्लासेस आपको लॉ की और मैथ्स की मिल जाएंगी, और फिर मंडे से हम अपना रेगुलर स्टार्ट कर देंगे पूरा बैच। ठीक है ना। और रेगुलर जब बैच स्टार्ट होगा, उसकी शेड्यूलिंग हमारी क्या रहेगी, आपकी मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगी, संडे आपकी छुट्टी रहा करेगी, जिसमें आप डाउट्स वगैरह जो भी हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए अपने टाइम अलॉट करेंगे अपना। किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक आपकी लॉ की क्लास होगी, 12 से 1:30 बजे तक आपकी अकाउंट्स की क्लास होगी, और इसी तरीके से ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडेज में 10 से 11:30 आपकी मैथ्स की क्लास होगी, और 12 से 1:30 आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। मतलब आपके लिए तो फिर मंडे टू सैटरडे हो गया, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस, 1.5 घंटे की क्लास। और यहां पर कुछ बच्चों का डाउट भी आया था, सर 12th के क्या करेंगे हम, तो उसके रेफरेंस में आपको एक बात बता रहा हूं। पहली चीज, 1:30 बजे तक आपकी एक तरह से डेली बेसिस पे सीए की क्लासेस खत्म हो जाएंगी। उसके बाद का सारा टाइम आपके पास अपना है, जिसमें आपको रिफ्रेश होना है, नेटफ्लिक्स देखना है, एंजॉयमेंट करनी है, जो करना है, रेस्ट करना है वो करिए, और अपनी 12th का थोड़ा बहुत जो भी पढ़ना है वो आप पढ़िए। दूसरा, मैं आपकी सपोर्ट के लिए एक चीज आपको बता रहा हूं, एक बारी 12th की डेट शीट डिक्लेयर होने दो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपके 12th के एग्जाम्स नहीं होते, एक बारी डेट शीट डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद जैसे मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बताता हूं, मेरी 12 से 1:30 बजे तक की मैंने क्लास बोली है, तो मैं आपकी इस सीए फाउंडेशन की क्लास का टाइम आधे घंटे से कर दूंगा कम, 1 घंटे की क्लास कर दूंगा 12 से 1, उसके बाद आधा घंटा और उसमें 15 मिनट और जोड़ के 45 मिनट्स जो भी आपका 12th का इकोनॉमिक्स वाला होगा वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा इन सिंक विद सीए फाउंडेशन, ताकि आपका सीए का भी स्ट्रांग होता रहे और आपकी 12th का भी स्ट्रांग होता रहे। इसी तरीके से मैथ्स वाले सर करेंगे, इसी तरीके से अकाउंट्स वाले सर कर लेंगे, सो दैट साथ साथ आपका 12th का भी रिवाइज होता रहे, वो वाले कॉन्सेप्ट आपके और ज्यादा इंटैक्ट हो जाए, आपको कोई 12th में भी दिक्कत ही ना आए, और सीए फाउंडेशन भी चिल मार के आराम से हो जाए। अब आप खुद सोचो ना, 1:30 बजे तक आप इस चीज से फ्री हो रहे हो, उसके बाद आपके पास इतना टाइम है, संडे भी आपके पास है, तो आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस इसमें। अच्छा, एक चीज यहां पर, टेस्ट वगैरह हम कैसे करेंगे, जैसे अब ये फैकल्टी टू फैकल्टी डिफर करता है, मैं अपना बता देता हूं आपको,
बाकी फैकल्टीज भी इसी तरीके से करते हैं। जैसे मेरे 2 चैप्टर्स हो गए, उसका एक टेस्ट कर लेंगे, फिर 2 चैप्टर्स हो गए, उसका एक टेस्ट कर लेंगे, फिर 2 चैप्टर्स हो गए, उसका एक टेस्ट कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब आपका जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो सारे आपके हो जाएंगे कोर्स के दौरान। मतलब एक एक टेस्ट तो आपका हर एक चैप्टर का कोर्स के दौरान हो जाएगा। जब हमारा कोर्स खत्म होगा, एक बच्चे ने पूछा भी कि सर कोर्स कब तक खत्म होगा, मैं वो भी आपको बताता हूं। बट जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं 8 से 9 दिन का आपका एक रिविजनरी वेबिनार करता हूं। अभी हम जो सिलेबस खत्म कर रहे हैं वो तो पूरा फैला के कर रहे हैं, फिर 8 से 9 दिन में पूरा सब्जेक्ट हम रिवाइज करेंगे जो कि यूट्यूब लाइव पे होता है। उसके बाद आपका मॉक टेस्ट रन होगा उस रिवीजन क्लासेस के बाद, जिसमें 2 टेस्ट आपके हाफ ऑफ सिलेबस के होंगे और एक टेस्ट आपका फुल सिलेबस का होगा, सो एज टू गिव यू गाइस द रियल फील ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है ना? अच्छा सर, सिलेबस कब तक खत्म होता है? देखिए, आपका नवंबर 21 अटेम्प्ट है, इसका सिलेबस मिड सितंबर तक जाता है। मैं 15 दिन अपने ग्रेस के मान के चल रहा हूं। वैसे अगस्त एंड तक खत्म होने की कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी मिड सितंबर तक, फिर भी बीच में छुट्टी हो जाए, कुछ हो जाए, तो 15 सितंबर तक आप मान के चलिए आपका सिलेबस खत्म होगा। उसके बाद के 15 डेज जो सितंबर के ही बच गए, उसमें यूट्यूब लाइव पे आपको पूरी रिवीजन करवाई जाती है पूरे कोर्स की, और उसके बाद अक्टूबर में आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे, सो दैट आप फाइनली अपने एग्जाम में अपीयर कर पाओ। ठीक है ना? इन सभी चीजों के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। आपको कुछ भी डाउट्स पूछने हो, नंबर आप लोगों के पास है, आप व्हाट्सएप वगैरह करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कॉल पे आप डाउट पूछ सकते हैं। ये नंबर भी मैंने शायद आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे मुझसे कनेक्ट रह के डाउट्स वगैरह जो भी आपके रिविजन्स वगैरह वो सब आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, बाय बाय।